अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये इकोनॉमिक्स जीडीपी कैलकुलेशन का दूसरा दर्स है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अन्नातिज अल-महल्ली अल-इजमाली को कैसे या इसका कैसे हिसाब किताब लगाया जाता है। हमने बुनियादी तौर पर 3 तरीक़ों का तारुफ़ कराया था, जिसमें से पहला था एक्सपेंडिचर मेथड यानी तरीक़तुल इंफ़ाक़, और दूसरा था इनकम मेथड तरीक़तुल दख़ल, और तीसरा था तरीक़तुल इंताज आउटपुट मेथड। इसमें से हम एक्सपेंडिचर मेथड को ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसमें जो असल चीज़ थी वो ये कि इसमें ख़र्चे की बुनियाद पर जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। यानी बहैसियत एक आम नागरिक, एक आम इंसान, आप कितना ख़र्च करते हैं, गवर्नमेंट उसे स्टैटिक के ज़रिए से यानी इहसाइयात करके पता लगाती है। फिर उस बुनियाद पर जो आम तौर पे लोगों ने ख़र्च किया है उसका हिसाब किताब लगा करके एक आयना यानी एक सैंपल लेती है पूरे मुल्क से, और फिर उसकी बुनियाद पर कहती है कि इजमाली तौर पर मुल्क में इतना रुपया लोगों ने खर्च किया। फिर गवर्नमेंट जो अपना खुद खर्च करती है, जैसे लोगों को सैलरी देना, बहुत सारी चीज़ें, रोड बनवाना, इधर उधर जो भी गवर्नमेंट खर्च करती है उसको भी जोड़ती है। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर एक इंसान या कोई बिजनेसमैन या कोई भी खर्च करता है उसको भी शुमार किया जाता है। और फिर जो चीज़ें इस मुल्क में बनी लेकिन यहाँ पे खर्च ना हुआ बल्कि दूसरे मुल्क जा कर के खर्च हुआ, यानी हमारे सादरात जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, उसको भी शुमार किया जाता है। लेकिन जो चीज़ें बाहर दूसरे मुल्कों में बनी उसे हमारे मुल्क में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे मुल्क में खर्च किया जाता है, तो उसका शुमार नहीं होता है, उसको माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि ये दूसरे मुल्क का प्रोडक्शन है, हमारे मुल्क का प्रोडक्शन नहीं है। यानी हमारे मुल्क में बने हुए सामानों पर जो खर्च होता है उसका एतबार किया जाता है जीडीपी में एक्सपेंडिचर मेथड तरीक़तुल इंफ़ाक़ के तरीक़ा में। अब हम आते हैं तरीक़तुल इनकम मेथड में। तरीक़तुल अद्दख़ल यानी आमदनी के एतबार से, एक मुल्क में रहने वाले लोगों की आमदनी कैसे आती है उसके एतबार से। तो देखिए, हमने इससे पहले दर्स में जिसमें हमने पढ़ा था कि इक़्तिसाद क्या होता है, उसके अनासिर क्या होते हैं, तो अनासिरुल इंताज में से हमने पढ़ा था LLCM। एल से लेबर, एल से लैंड, और सी से कैपिटल, और एम से मैनेजमेंट। यानी आमल, अर्ज और रअसुल माल और तंजीम। ये हमने पढ़ा था कि ये 4 चीज़ें हैं जिससे किसी चीज़ को बनाया, पैदा किया जाता है। ये अनासिरुल इंताज हैं। कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं तो आपको इन 4 चीज़ों की आवश्यकता और ज़रूर पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ आ गई है जो मॉडर्न दौर में, वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो कुछ लोग इसको 5वां अंसुर भी शुमार करते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। 1 2 3 4, एक इधर हो गया। ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ के बनाने में, किसी चीज़ के प्रोडक्ट को हासिल करने में। काम चाहिए, काम के लिए इंसान है, इंसान जाएगा, काम करेगा, जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी वो सब प्रोवाइड करेगा। ऑफिस में, मसना में, कंपनी में, अंदर दाखिल बाहर सब सारी चीज़ें वो करेगा। ज़मीन चाहिए उसके लिए, ऑफिस कहाँ होगी, कहाँ पे काम होगा, इसी तरह से उसके लिए रासुल माल चाहिए, कैपिटल चाहिए, बजट चाहिए उसके लिए, और फिर एक मैनेजमेंट टीम चाहिए जो उन तमाम चीज़ों को मैनेज करके काम धाम करे, वरना सारी चीज़ें अफरा तफरी की शक्ल में बर्बाद हो जाएंगी और कुछ भी पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए तंजीम जो है वो भी बहुत अहम है। एक
तो ये चीज़ें हमने समझ ली। लेकिन यह दूसरी चीज़ें और समझते हैं कि एक इंसान की इनकम कहाँ से आती है, एक इंसान की इनकम कहाँ से आती है। जब आप कुछ भी कमाते हैं, आपकी इनकम के जो रिसोर्सेज हैं वो या तो, यानी इनकम जो आपका आता है वो होगा वेजेस W प्लस R, यानी रेंट, प्लस I यानी इंटरेस्ट या रिब या फ़वाइद, और आखिरी जो है वो है PR यानी प्रॉफिट। आप कहीं पे काम करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है, ये हो गया आपका वेजेस। सैलरी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपकी सैलरी है, जो भी आप नौकरी करते हैं या कोई आदमी वक्ती तौर के लिए काम करता है, 1 दिन 2 दिन के लिए योमिया मजदूरी करता है, वो उसकी है। और दूसरा है रेंटल इनकम, यानी कोई चीज़ आपके पास है, चाहे ज़मीन हो। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे इसको मिलाते हैं। चाहे ज़मीन आपके पास हो तो जो आपका वेजेस आया या सैलरी जो आपकी आई वो काम करने से आई। आपने काम किया लेबर होकर के, चाहे कंपनी में या किसी और जगह, वो आपको वेजेस मिला, सैलरी मिली, उससे आपको ये काम के ज़रिए से। दूसरा आपके पास ज़मीन है, ये ज़मीन किसी शक्ल की हो सकती है, बिल्डिंग भी उस पर हो सकती है या किसी और काम पे हो सकती है, आपने उसको रेंट दे दिया, तो इस तरह से आपको प्रॉफिट में आपका इनकम आता है। और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उस पर सूद मिलता है या आपको उस पर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है, जो एक सूद की शक्ल है। वो प्रॉफिट हम उसे नहीं कह सकते, जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरी चीज़ होती है। उसको बाद में समझेंगे इंशाल्लाह जब आएंगे नेक्स्ट क्लास में या अगले अपने वीडियोज़ में, जिसमें हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट और दूसरी चीज़ों में फ़र्क क्या है, और हम जहाँ पे बात करेंगे इस्लामिक इकनॉमिक्स के ताल्लुक से। और चौथा हमारे पास प्रॉफिट। आप जाहिर सी बात है कोई काम करेंगे, मैनेजमेंट है, टीम है आपका, वहाँ पे काम करेंगे, एक कंपनी है मिल करके वो काम करेगी तो उसको प्रॉफिट होगा। ये टोटल प्रॉफिट, यही सब सारी चीज़ें आपका इनकम है। तो देखिए आपका जो लेबर के हैसियत से हमको सैलरी मिली, ज़मीन और बिल्डिंग वगैरह के रूप में हमने उसको रेंट किया, रेंट पे दिया तो हमको उससे रेंटल इनकम मिला। ऐसे ही जो हमारे पास जायदाद है, चाहे वो रुपए पैसे या किसी और शक्ल में हो, उस कैपिटल को हमने इस्तेमाल किया, उसको इन्वेस्ट किया तो हमको उस पर इंटरेस्ट और फ़ायदे मिले, प्रॉफिट मिला। और तीसरा मैनेजमेंट टीम की हैसियत से जब किसी ने काम किया, कोई सर्विस प्रोवाइड किया तो उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है, एक ग्रुप की शक्ल में या फर्दी तौर पे या एक टीम की शक्ल में। तो ये हमको यहाँ से अनासिरुल इंताज से हमको इनकम मिलता है। तो पता चला कि इनकम मेथड का जो फार्मूला है वो है W वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें 2 चीज़ों को हम और जोड़ते हैं, 2 के बजाय 3 चीज़ों को इसमें हम और जोड़ते हैं। जितनी भी सैलरी, प्रॉफिट, इनकम जो भी हमारे पास आया उसको हमने इकट्ठा किया और ये बन जाता है हमारा नेशनल इनकम। ये बन जाता है नेशनल इनकम। अब इसमें से चूंकि गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स को ले लिया था, अब टैक्स इसको में से बढ़ा दिया जाएगा। इनडायरेक्ट जो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही डिप्रिशिएशन, यानी जो सामानों को इस्तेमाल किया गया उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती, जिसे हम डिप्रिशिएशन कहते हैं, जिसे हम इहलाक कहते हैं। जाहिर सी बात है, आप ट्रैक्टर को, गाड़ी को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो कीमत होगी वो कम होगी। इस्तेमाल करने से वो घिसे पीटेगा, वो ख़राब होगा,
तो जितना वो घिसता पिसता है, जितना वो कम होता है, जितनी वैल्यू उसकी कम होती है, उसी को हम कहते हैं डिप्रिशिएशन, यानी इस्तिहलाक अल उसूल, डिप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स। और इसमें हम एक और चीज़ जोड़ते हैं, वो होता है नेट फॉरेन फैक्टर इनकम। नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, इसको जोड़ते हैं, यानी जो इनकम हमारे मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों में जनरेट करते हैं और या जो इनकम गैर मुल्की हमारे मुल्क में जनरेट करते हैं। तो हमारे मुल्की लोग यानी हमारे शहरी लोग, मुल्की लोग बाहर मुल्कों में जो पैसा कमाते हैं उसको जोड़ा जाता है, और गैर शहरी जो हमारे मुल्क में कमाते हैं उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के नहीं हैं। तो यहाँ पे नेशनल इनकम उसी को माना जाएगा जो मुल्क के लोग हमारे मुल्क में रह करके कमाते हैं। तो यहाँ पे गैर मुल्कियों की इनकम को निकाल दिया जाएगा और अपने मुल्क के लोगों की इनकम को, भले ही वो बाहर रहते हों, उसे जोड़ लिया जाएगा। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमको निकल के मिलेगा GDP। तो एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी मान लीजिए हम 20 मान लेते हैं सैलरी, रेंट को हम 10 मान लेते हैं, इंटरेस्ट को 5 मान लेते हैं और प्रॉफिट को हम मान लेते हैं 15। तो अब ये नेशनल इनकम टोटल कितना हो जाता है, इसे हम जोड़ते हैं। 20, 10, 30, 5, 25 और 15, 40। तो टोटल हो गया हमारा 40, यहाँ से आ गया हमारा 40। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, डिप्रिशिएशन जोड़ना है और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी ऐसा टैक्स जो एक आखिरी मुस्तहलिक अदा करता है। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपकी इनकम पर लगता है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 10% या 5% टैक्स देना होगा। तो आपको 5 लाख रुपए में से 10% काट करके गवर्नमेंट आपको सैलरी दे देगी। ये चाहे वो हुकूमत ही के ज़रिए से हो या जो कंपनियां हैं वो आपकी सैलरी काट करके फिर आपको जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो आपको दे देगी। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपसे वसूल लिया टैक्स, डायरेक्टली आपसे गवर्नमेंट ने वसूल लिया। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, देंगे तो आप ही लेकिन किसी दूसरे के थ्रू, डायरेक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप जाते हैं टिकट खरीदने, आप टिकट खरीदने जाते हैं तो टिकट की कीमत मान लीजिए 100 रुपये है। अब उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 10% टैक्स है, तो मान लीजिए 10% टैक्स है तो हो जाएगा 110। तो गवर्नमेंट जो टिकट बेचने वाला होगा, कंपनी जो होगी, या चाहे एयरलाइंस हो या ट्रेन टिकट ऑफिसेज हों, वो आपसे 10 रुपया ज़्यादा लेंगी वो खुद आपसे, यानी आप जमा कर रहे हैं उनके थ्रू। जमा तो आप कर रहे हैं टैक्स को, लेकिन उनके थ्रू। टैक्स आपने दिया किसको, उस ऑफिस वाले को, और वो ऑफिस वाला गवर्नमेंट को जमा कर देगा। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आपके हाथों से पैसा नहीं लिया, बल्कि इनडायरेक्ट होकर के पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्टली आखिरी मुस्तहलिक जो होता है बेचारा उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है, आखिरी कंज्यूमर, चाहे वो पब्लिक होती है, जनरल आवाम होती है, उन्हीं को खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट तो कंपनियों पर भी पड़ता है, लोगों पर भी पड़ता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है वो गरीब से गरीब शख्स को भी देना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई लेवल नहीं होता कि आपकी इतनी कमाई होगी तब आप पर इतना टैक्स लगेगा। आपकी कुछ भी टैक्स हो, आपके पास पैसे ही ना हो, लेकिन आप जो भी सामान खरीदने जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जुड़ा रहता है। वो जिस दुकान से आप खरीद रहे हैं वो दुकान वाला वो आपसे ले लेगा और फिर वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो हम उसको भी, इनडायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ेंगे, डिप्रिशिएशन को भी जोड़ेंगे और नेशनल फॉरेन फैक्टर इनकम को भी हम जोड़ेंगे। तो हमने मान लिया मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट टैक्स है 4 और डिप्रिशिएशन था 3। ऐसे ही हमने NFFI को मान लिया 2। तो इसको हम अब जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, ये कितना है 4, 3 7 और 2 9, ये 9 हो जाएगा। इस तरह से 49 हमारा आया GDP थ्रू इनकम मेथड।
तरीक़तुल दखल। तो ये हुआ, हमने 3 तरीक़ा देखा, इसमें हम सिर्फ 2 पर इक्तफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम नई चीज़ों को पढ़ेंगे कि जीडीपी कितनी तरह के होते हैं। जीडीपी कई तरह के होते हैं, उसमें नॉमिनल होता है, ऐसे ही रियल जीडीपी होता है, एक्चुअल जीडीपी होता है, जीडीपी पर कैपिटा होता है, ऐसे ही जीडीपी पीपीपी होता है, यानी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इंशाअल्लाह इसको हम पढ़ेंगे।